WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ओके, विज्ञान संगठन। इसके अकॉर्डिंग भारत 2023 में अत्यधिक गर्मी और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। बस हेडलाइन को ध्यान रखिएगा, यहां से कुछ खास क्वेश्चन जो है वो नहीं बनने हैं एग्जाम में, केवल हेडलाइन थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सचिन, कैसे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्ते माँ चंचल, नमस्ते, कैसे हैं? चलिए तो बढ़ते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो यही था, लेकिन कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 कब सेलिब्रेट किया जाता है? यह 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ममता कैसी हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए, कॉपीराइट 23 अप्रैल को यह सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? रीड योर वे, रीड योर वे। ठीक है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है किस थीम के साथ? रीड योर वे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। मालदीव चुनाव में पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने घोषित नतीजों के मुताबिक 86 सदन सीटों में से 66 सीटें जो है ये जीत ली है। पीपुल्स नेशनल कांग्रेस यानी PNC। इसमें बोला गया कि मालदीव चुनाव, मालदीव में इलेक्शंस हुए थे, उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट के बारे में बात की जा रही है। वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़्ज़ो, ये कौन है? मालदीव के राष्ट्रपति। एक्चुअली इनके ऊपर क्या हो गया था? आरोप लगाया गया था। ठीक है, ये आरोप में लिप्त पाए गए भ्रष्टाचार प्लस कई इनकी नीतियों के कारण इनके ऊपर भ्रष्टाचार, इनकी जो पार्टी है उस पार्टी पर भ्रष्टाचार और नीतियों के लेकर के आरोप लगाए गए थे। ओके, नीतियों को लेकर के इन पर आरोप लगाया गया था, आरोप भी लगे हैं इनकी पार्टी में। फिर से इलेक्शंस हुआ है तो कुछ डाउट है। ओके, नाउ अब यहाँ पे दूसरी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि मालदीव और भारत के जो संबंध हैं वो कुछ महीनों से सही नहीं चल रहे हैं। आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप में वहाँ पर ये बन सकता है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, या तो आपको दिखाना क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स बताने होते हैं। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि मालदीव के साथ भारत के जो संबंध हैं वो बेहतर अभी इन दिनों नहीं चल रहे हैं। ठीक है, इसके और कब से नहीं चल रहा है? जब से ये राष्ट्रपति बने, मोहम्मद मुइज़्ज़ो जब राष्ट्रपति बने तब से ये संबंध जो है खराब चल रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर चूंकि अब इसका झुकाव किसके तरफ हो गया है? इसका अधिक से अधिक झुकाव हो गया है मालदीव का किस तरफ? चाइना की तरफ झुकाव हो गया है। ओके, चाइना की तरफ। तो इसको भी ध्यान रखेगा कि इसका झुकाव ज्यादा किसके तरफ है? चाइना की तरफ है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। यूरोपीय संघ के द्वारा नियमों में ढील के साथ भारतीयों को अब लंबी वैधता के साथ बहुप्रवेश सेंगन वीजा यानी मल्टीपल एंट्री वीजा। बहुप्रवेश सेंगन वीजा का मतलब क्या हो गया? बहुप्रवेश सेंगन वीजा यानी मल्टीपल एंट्री वीजा। ओके, अब बोला गया है कि मिल सकता है। एक्चुअली अभी तक क्या था कि इसके तहत जो है वो आपको 180 डेज में से ये जो भी सेंगन वीजा धारक हैं उन्हें अभी तक 180 डेज से वो कितने डे के अप्लाई रह सकते थे? 180 डेज से केवल 90 डेज के लिए। ठीक है, अधिकतम कितने? तो केवल 90 दिन तक ही ये छोटे प्रवास के लिए वहां पर रह सकते थे। जो भी सेंगन वीजा धारक है इनकी अवधि यही होती थी। 180 दिन में से ये 90 दिन जो है एक साथ रह सकता है। हाँ, तोड़ तोड़ के यानी ब्रेक करके ले सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम ये एक साथ 180 डेज जो है नहीं रह सकते थे।
वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भारती। चलिए, तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 90 डेज की जो इसकी वीजा है, इस वीजा में जो कि टोटल कितना है 180 डेज है। यहाँ पर क्या किया गया कि इस मल्टीपल जो एंट्री वीजा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरोपीय संघ यानी इस ईयू में टोटल कितने कंट्रीज है। यह संघ जो है कितने देशों का समूह है, यह संघ कितने देशों का समूह है, तो यह संघ आपके 27 देशों का समूह है। 27 देश इस संघ में शामिल है, और इस 27 में से 25 देश हैं जो आपके किसके सदस्य हैं, यह सेंगन क्षेत्र के, सेंगन वीजा, ठीक है। सेंगन क्षेत्र के कितने देश सदस्य हैं, 25। टोटल कितने हो गए हैं, 25 देश किसमें शामिल है, तो यह सेंगन क्षेत्र में शामिल है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात यहां ये आती है कि अगर ये 25 देश इस सेंगन क्षेत्र में शामिल हैं, टोटल 27 में से 25 ईयू कंट्री इसके मेंबर हैं, 25 ईयू कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं। सेंगन क्षेत्र में ओवरऑल इसके कितने सदस्य देश हैं, इसमें 29 आपके सदस्य देश हैं। सेंगन क्षेत्र में कितने, तो 29 सदस्य देश हैं। क्लियर। सत श्री अकाल अरुण जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है। ओके हाँ, आइसलैंड है, लिंकटेनस्टीन है, नॉर्वे है, ये अन्य देश है, अन्य यूरोपियन कंट्रीज हैं, लेकिन ये ईयू के मेंबर नहीं है, इसको ध्यान रखना है। ओके नाउ, अब 29 देशों में अभी रिसेंटली 2 देश हैं जो इसके आंशिक रूप से मेंबर बने हैं। रिसेंट में अभी 2 ऐसे देश हैं जो इसके आंशिक रूप से मेंबर बने हैं, और वो 2 देश कौन कौन से हैं, यहाँ पे टोटल ओवरऑल आप देख ही रहे हैं कि यूक्रेन के, चूंकि 25 देश अगर ईयू से ही शामिल है तो इसके बहुत सारे देश हो गए हैं, है ना। अब बात आती है कि इसमें रोमानिया और बुल्गारिया, रोमानिया और बुल्गारिया, ये दोनों क्या हुए हैं, ये दोनों अभी रिसेंटली इसमें शामिल हो गए हैं, इस सेंगन क्षेत्र में। और इस सेंगन क्षेत्र की स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना हुई है 1985 में, सेंगन क्षेत्र की। इसका मतलब ये होता है सेंगन क्षेत्र वो एरियाज है जिसके सदस्य देश यानी इसके जो 29 देश हैं, इसके मेंबर्स हैं, इनमें एक देश दूसरे देश में जाने के लिए उसको वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल विदाउट एनी वीजा और विदाउट एनी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स, यात्रा दस्तावेजों की भी कोई आवश्यकता नहीं है एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपको रोमानिया से बुल्गारिया जाना है या क्रोएशिया जाना है, किसी भी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए आपको वीजा की यहाँ आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा, इससे फायदा ये हो जाता है कि इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो जाते हैं, आपका जो ट्रेड वगैरह जो है वो भी सस्ता पड़ता है, आपको बार बार टैक्स वगैरह का चक्कर नहीं रहता है। तो ये एक बेनिफिशियल है, यहाँ पे एक बेनिफिट है यहाँ पे। तो ये हो गया कि सेंगन यूरोपीय संघ के द्वारा नियमों में ढील के साथ भारतीयों को अब लंबी वैधता के साथ बहुप्रवेश सेंगन वीजा जो है यह मिल सकता है। तो यही आपका शेंगन एरियाज। नाउ अब यहाँ पर बात की जा रही है कि कितने इसमें देश हैं, तो इसमें टोटल कितने हो गए, 1985 में इसकी स्थापना की गई है। टोटल सेंगन क्षेत्र के 29 देश हैं, 29 देश हैं, जिसमें से कि 25 देश खुद आपके शामिल हो गए हैं, इसमें ईयू के मेंबर्स हैं। और इस ईयू का मेंबर क्या है, ओके ठीक है, चलिए, इस ईयू का मेंबर रोमानिया और बुल्गारिया भी है। कब बना है, 2007 में। रोमानिया एंड बुल्गारिया कब बना है, 2007 में। ओके, इस ईयू का मेंबर बना है रोमानिया एंड बुल्गारिया, इसको ध्यान रखिएगा। इवन लास्ट टाइम सेंगन मेंबर जो है बना है, वो कौन सा देश बना था लास्ट टाइम, इन 2022, क्रोएशिया। क्रोएशिया इसका जो है मेंबर बना था, लास्ट 2022 में क्रोएशिया बना था। और यह क्रोएशिया आपका ईयू का भी मेंबर से इन 2011। कब बना था यह, 2011 में यह बना था, 2011 में यह ईयू का मेंबर बना था, इसको ध्यान रखिएगा, ईयू मेंबर। अब जो अलग 4 देश है इन 29 देशों में, क्योंकि 25 तो इसी में से हो गए, जो अलग 4 देश हैं वो कौन कौन से हैं जो इसके अलग मेंबर बने हैं, तो क्या क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा, लिंकटेनस्टीन हो जाएगा, ये वो देश है, ठीक है।
चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट। बीजेपी ने अपनी पहली चुनावी जीत दर्ज की क्योंकि मुकेश दलाल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सूरत लोकसभा सीट निर्विरोध जीत ली। यहां पर यह ध्यान रखिएगा, इलेक्शन की काउंटिंग के रिजल्ट फोर्थ यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह पूछा जा सकता है कि बीजेपी ने अपनी निर्विरोध सीट सर्वप्रथम कहां से जीता है, तो कौन सा होगा, सूरत लोकसभा यानी गुजरात, सूरत लोकसभा सीट इसने निर्विरोध जीता था। यह एक क्वेश्चन बन सकता है इलेक्शन को लेकर के, बहुत बार होगा कि लोग इसे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ये पॉइंट जो है आपके क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, ये हेडलाइन। अब दूसरी चीज है, काउंटिंग तो 4 जून को होनी है, रिजल्ट तो तब डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन अभी इससे पहले ही निर्विरोध सीट इसने यहाँ पे जीत लिया। नाउ गुजरात में इलेक्शन है, गुजरात में कितने सीट पे इलेक्शन है, तो गुजरात में 26 लोकसभा सीट पर इलेक्शन है, 26 सीट्स पर इलेक्शन है। कब है, तो 7 मई को, ठीक है, 7 मई को यहां पर इलेक्शन है। और जीता किसने है, मुकेश दलाल ने, मुकेश दलाल, इस नाम को भी ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ 26 है, सूरत से मुकेश दलाल ने जीता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द, अब चूंकि ये कौन सी है, तो यह एक 18th लोकसभा इलेक्शन है, 18th लोकसभा इलेक्शन है। चुनाव आयोग में कितने मेंबर्स होते हैं, चुनाव आयोग में टोटल ओवरऑल कितने मेंबर्स होते हैं, चुनाव आयोग में, इन इलेक्शन कमीशन कितने मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, 1+2। बहुत बढ़िया सचिन एंड हर्ष, केवल 2 आंसर आए हैं, 1+2 यानी एक आपके कौन होंगे, इस इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स हैं, ये 3 मेंबर्स बॉडी है, 3 मेंबर्स बॉडी, 1+2 यानी एक होंगे इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 उसके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। एट प्रेजेंट अभी 2 मेंबर्स जो नए अपॉइंट किए गए हैं, क्या क्या नाम है, ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह सिंधु, ये 2 मेंबर्स हैं, प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो राजीव कुमार, राजीव कुमार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ टोटल इलेक्शन जो है 7 चरणों में हो रहा है, 19 अप्रैल से इलेक्शन स्टार्ट हो चुकी है, 4 जून को काउंटिंग है। कुछ कुछ पॉइंट इलेक्शन से तो संबंधित क्वेश्चन आपके बनेंगे ही एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। डी गुकेश कैंडिडेट्स टूर्नामेंट कहां किया गया, यह कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, इसका आयोजन कहां किया गया है, इसका आयोजन कनाडा के टोरंटो में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। नाउ कनाडा के टोरंटो में इसका आयोजन किया गया है। अब बोला गया है कि यह टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के यह व्यक्ति बन गए, सबसे कम उम्र यानी इनकी उम्र कितनी है पता है, ये ओनली 17 ईयर्स के हैं, 17 ईयर्स के हैं, ठीक है। इनके बारे में एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये हेडिंग तो ध्यान रखना ही रखना है, इसके अलावा डी गुकेश कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति के साथ यह टूर्नामेंट जीतने वाले यह दूसरे भारतीय हैं, यह टूर्नामेंट जीतने वाले यह दूसरे भारतीय। दूसरे भारतीय हैं ये, तो पहले कौन है, पहला भारतीय कौन है, पहला भारतीय कौन है, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। उनके बाद यह टूर्नामेंट जीतने वाले ये दूसरे भारतीय हैं, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट विश्वनाथन आनंद थे, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तमिलनाडु चेन्नई से हैं। इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखिएगा यहां पर, ठीक है। चलिए नाउ डी गुकेश, दूसरा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है।
पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन, पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया। यहां पर रेनबो लिखा हो या आपका इंद्रधनुष लिखा हो, दोनों यहां पर इंफॉर्मेशन जो है सही होंगे। रेनबो भी लिख सकता है और यहां पर क्या होगा, इंद्रधनुष भी हो सकता है। चलिए तो इसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो हेडिंग को ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहां हेडिंग को ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट रेनबो या इंद्रधनुष अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, निम्नलिखित में से कहां, तो क्या होगा, ऑप्शन दिया होगा काठमांडू होगा या नेपाल हो सकता है, लिखा होगा नेपाल हो गया, भारत हो गया, म्यांमार हो गया, इस प्रकार से 4 देश के नाम होंगे, तो उनमें से ये क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो यहां ध्यान रखिएगा सम्मेलन काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया। आखिर ये क्या है, यह जो है ये है क्या, इसका क्या उद्देश्य है, इस सम्मेलन के पीछे क्या उद्देश्य है, इसका संबंध किससे है, इस रैम्बो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन का संबंध किससे है, क्या उद्देश्य है इसका, एनी आइडिया। देखिए हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एलजीबीटी समुदाय को लेकर के पढ़ा था, है ना। अभी भारत में भी रिसेंट में जो मुद्दा फिर से आ गया है और सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी गई है, सुप्रिया चक्रवर्ती वगैरह जो केस रहा इसके रिगार्डिंग है ना, कि 2 मेल मेंबर्स हैं शादी करना चाहते हैं समलैंगिक विवाह को लेकर के, तो वो भी कहीं ना कहीं संबंध किससे हो गया, एलजीबीटी समुदाय से ही हो गया। तो उसी प्रकार से यह भी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस सम्मेलन का उद्देश्य किससे है, LGBTI, ओके। इस समुदाय के ठीक है, इस समुदाय के भीतर क्या करना है, आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल एम्पावरमेंट, इसको बढ़ाना है। किसके बीच में है, तो LGBTI समुदाय के भीतर किसको किसको बढ़ाना है, तो यह एक हो गया आपका आर्थिक विकास और दूसरा है आपका सामाजिक सशक्तिकरण। और इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए, इन दोनों को क्या करना है, बढ़ावा देने के लिए इंद्रधनुष पर्यटन का लाभ उठाते हुए नेपाल को एक प्रमुख किस में तब्दील करना है, एक प्रमुख LGBT अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में क्या करना है, स्थापित करना है, ओके, स्थापित करना है, इसको ध्यान रखना है। चलिए, रैम्बो यानी इंद्रधनुष, इस सम्मेलन का संबंध किससे है, LGBT समुदाय के भीतर आर्थिक विकास करना है, सामाजिक सशक्तिकरण करना है और इसको बढ़ावा देने के लिए हम किसका लाभ ले सकते हैं, तो इंद्रधनुष पर्यटन का लाभ उठाते हुए नेपाल को क्या करना है, एक प्रमुख LGBT जो आप कह सकते हैं अनुकूल, LGBT अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है, ओवरऑल LGBT पर्यटन के रूप में इसको स्थापित करना है। नाउ हाँ, नेपाल की पर्यटन राजधानी पोखरा है, बिल्कुल सही है कि नेपाल की पर्यटन राजधानी कहाँ है, पोखरा। नेपाल की पर्यटन राजधानी कहाँ है, यह पोखरा है, पोखरा। कुछ दिन पहले न्यूज में था ये, ठीक है, नेपाल की पर्यटन राजधानी, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गई। LGBT को लेकर के ये भी ध्यान रखना है कि भारत ने क्या किया है, समलैंगिक विवाह जो है इसको अभी तक वैलिड नहीं माना है। दूसरी चीज है कि दक्षिण एशिया का नेपाल ही वह देश है जिसने सबसे पहले समलैंगिक विवाह को यहाँ पर इसने वैध करार दे दिया है, ओके। नेपाल ने क्या किया है, नेपाल दक्षिण एशिया का पहला देश
जिसने क्या किया है, समलैंगिक विवाह को वैध किया है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशिया का, दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश है, तो दक्षिण पूर्व एशिया का, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का क्या है, थाईलैंड हो जाएगा। ओके, नहीं नहीं, ये न्यूज भी था, पोखरा वाला पढ़ा चुकी हूँ। पोखरा वाला तो मुझे लग रहा है कि मैं 3-4 महीने पहले बताई हूँ, पोखरा वाला 3-4 महीने पहले बताई हूँ। ओके, चलिए अब यहां पर करना क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है, थाईलैंड है, जिसने समलिंग विवाह को वैध किया है। अगर केवल एशिया की बात की जाए तो कौन सा देश हो जाएगा, केवल एशिया में ताइवान हो जाएगा। और पूरे बोला जाए कि वर्ल्ड में, है ना, पूरे वर्ल्ड में कौन सा ऐसा देश है, तो नीदरलैंड पहला यूरोपियन कंट्रीज है जिसने इसको वैलिड किया था, फर्स्ट यूरोपियन कंट्रीज है। तो ये हो गई। हमारे भारत में क्या है, भारत में ये प्रावधान अभी तक नहीं है, लिविंग में रह सकते हैं लेकिन विवाह को अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। इसी के लिए कल मैंने क्लास में बताया भी था कि वो कौन सा केस है जो चल रहा है कि 2 मेल मेंबर्स विवाह करना चाहते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके लिए अभी तैयार नहीं है, उसने इसकी मंजूरी नहीं दी। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, ये तो ओवरऑल आपके हो गए इस न्यूज से संबंधित, यानी LGBT समुदाय या आपका पर्यटन संबंध को लेकर के पूरा न्यूज हो गया। अभी हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे, नेपाल को लेकर के कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, सबसे पहले इसको लिख लें आप लोग, इसको एक बार आप लोग कंप्लीट लिख लें, इसे लिख लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे आते हैं कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ। देखते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, ये तो 4 हो गए। और कौन सा होगा, 5 स्टेट है, 5 स्टेट। हर्ष बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं नेपाल के कौन कौन से ऐसे, भारत के कौन कौन से राज्य हो गए, तो भारत का कौन कौन सा हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ये किसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो यह नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें भी अगर देखा जाए तो आपका बिहार, बीपीएससी पूछता है कितने जिले से सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ, बिहार के कितने जिले, तो बिहार के 7 जिले जो है सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। और इनका क्रम अगर देखा जाए, तो कैसे होगा, अब तक एग्जाम में पूछा है पश्चिम से लेकर के पूरब तक। अगर मैं पूछूं कि पूरब से पश्चिम में क्रम को सजाएं, पूरब से पश्चिम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा किशनगंज। ओके, किशनगंज, अररिया, सुपौल, क्या हो जाएगा, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, सॉरी ये होगा पूर्वी चंपारण, और उसके बाद क्या आ जाएगा, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिले हैं जो आपको या तो पश्चिम से बोले या पूरब से बोले, तो आप इसको इस प्रकार से सजा सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन, चूंकि हम लोगों ने थोड़ा सा बिहार का मैप को बनाया है हल्का सा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि बिहार का सबसे इष्टतम यानी पूर्वी जो जिला है वो कौन सा है, तो बिहार का सबसे पूर्व जिला कौन सा है, किशनगंज है, किशनगंज सबसे पूरब में यही जिला स्थित है, किशनगंज। ओके, चलिए हाँ, कौन कौन सा क्या लिखा है सचिन ने, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी एंड ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है। अब सवाल यहां पर ये आता है कि ये तो हो गया नेपाल को लेकर के, नेपाल ने क्या किया था अभी रिसेंटली, किस माउंटेन से, कौन से एक ऐसी माउंटेन है जिससे वहां पर इसने क्या किया है, 10 टन कचरा, नेपाल ने किस माउंटेन से 10 टन कचरा प्लस 5 शवों को कलेक्ट किया है, 5 डेड बॉडीज को, शवों को इसने कलेक्ट किया है। ऐसा कौन सा मतलब माउंटेन है जहां से इसने ऐसा किया है, किस माउंटेन से ऐसा किया है इसने, एवरेस्ट। किसने दिया है, सचिन आपने, बिल्कुल सही जवाब कि नेपाल का कौन सा है, तो वह माउंट एवरेस्ट।
माउंट एवरेस्ट से इसने क्या किया है, 10 टन कचरा और 5 शवों को इसने कलेक्ट किया है। इसको ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट से। इसके अलावा भारत और नेपाल के मध्य जो एक्सरसाइज किए जाते हैं भारत और नेपाल के मध्य में, वो किस नाम से जाना जाता है, सूर्य किरण 17। यह एक्सरसाइज है, कहां इसका आयोजन किया गया था, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में इसका जो है अभ्यास किया गया था। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य होने वाले एक्सरसाइज को इस नाम से जाना जाता है। 17 नाम है, यानी इसका 17th एडिशन किया गया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। क्लियर। एक्चुअली नेपाल को लेकर के बीपीएससी में क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, नेपाल को लेकर के बीपीएससी में क्वेश्चन रहता है। थोड़ा सा आप लोग इसको देखें, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट का बस टाइम लूंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करें। चलिए ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। एएफएमएस और आईआईटी दिल्ली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। एएफएमएस, एएफएमएस क्या है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस, ठीक है। एक्चुअली इसके साथ और क्या किया गया है, आईआईटी दिल्ली के बीच में एक समझौता किया गया है। नाउ ये जो है ये 1948 में इसकी स्थापना की गई और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओके, किसके अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह एक अंतर सेवा संगठन है, सेवा संगठन। एंड इसके जो महानिदेशक है कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह चौधरी। कौन है,
लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है। होता क्या है कि जो हमारे देखेंगे, अगर जो सैनिक होते हैं कुछ दूरस्थ एरिया में होते हैं, है ना, काफी दूर दराज का इलाका होता है, वहां पर मेडिकल की सुविधा जो है एज सुन एज पहुंचाने के लिए ये समझौता जो है किया गया है। इसके तहत क्या होंगे, कुछ अनुसंधान किया जाएगा, कुछ यानी रिसर्च किए जाएंगे, कुछ ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, ताकि जो हमारे सैनिक हैं दूर दराज के इलाके में होते हैं उनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो सके इन इमरजेंसी। क्लियर? बस यही है। वर्तमान में अगर बात की जाए कि अभी नौसेना प्रमुख कौन बनने जा रहे हैं, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन बनने जा रहे हैं, तो क्या नाम आएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी हमारे नौसेना प्रमुख अगले। क्योंकि अभी तक हम लोग केवल एडमिरल आर हरि कुमार का नाम को पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग किसको देख रहे थे, एडमिरल आर हरि कुमार के नाम को देख रहे थे। ओके, और अब कौन बनने जा रहे हैं, अब बनने जा रहे हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसको ध्यान रखिएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी को। तो किसके किसके बीच में है, आईआईटी दिल्ली और एएफएमएस, इनके बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। संबंध किससे है, तो दूरदराज के इलाकों में सैनिकों का कैसे ट्रीटमेंट किया जा सके उनके लिए अनुसंधान और जो शिक्षण है, ट्रेनिंग है, वो दी जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च 7% बढ़ा है। 7% बढ़ा है, यानी अगर इसमें अमाउंट देखा जाए तो करीब करीब कितना हो जाएगा, इसमें अमाउंट करीब आएगा 2443 इतना अरब डॉलर। ठीक है। रिपोर्ट किसकी है, सिप्री की रिपोर्ट है, सिप्री की रिपोर्ट है ये। सिप्री की रिपोर्ट है। सिप्री का मतलब क्या हो गया, ये स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम, है ना, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, यहां पर इसको आप ऐसे लिख ले, स्टॉकहोम इंटरनेशनल 30 अप्रैल से बनेंगे ये। जीएस पढ़ाती हैं, पढ़ाती हैं, बताइए क्या बोलना है, बोलना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो बोलिए। इंटरनेशनल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, सिप्री का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है। नाउ अब ये सवाल यहां पर ये आता है कि ये जो सैन्य खर्च दिखाया जा रहा है, इसमें सबसे टॉप पर कौन सा है, सबसे ज्यादा सैन्य खर्च कौन कर रहा है, सबसे टॉप पर आपका अमेरिका है, देन चाइना सेकंड पोजीशन पर है, रशिया थर्ड में है। लेकिन यहाँ पर अगर पूछा जाए कि भारत किस पोजीशन पर है, तो भारत यहाँ पर 4th पोजीशन में है, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ भारत 4थे स्थान में है सैन्य खर्च के मामले में, लेकिन कितना खर्च इसने किया है तो ध्यान रखिएगा, यह हो जाएगा 83.6 बिलियन। इस आंकड़े को, डिजिट को भी ध्यान रखना है कि इतना डॉलर जो है इसने, इतना बिलियन जो है भारत का खर्च किया गया है। नाउ भारत को सबसे अधिक हथियारों की आपूर्तिकर्ता कौन सा देश है, भारत को सर्वाधिक हथियारों की आपूर्तिकर्ता, सर्वाधिक हथियारों की आपूर्तिकर्ता कौन सा देश है, तो रशिया, रशिया फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकंड पर कौन सा है, यूएसए है। सबसे ज्यादा हथियार भारत को यही दे रहा है। दूसरी चीज, भारत जो है आयात में सबसे टॉप पर बना हुआ है, आयात में भी सबसे टॉप पर भारत ही बना हुआ है। ओके ओके, ठीक है। चलिए, क्लियर, ये ध्यान रहेगा। अब इसके अलावा रिसेंट में क्या किया गया था, भारत और रशिया के बीच में अभी रिसेंट में एक ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के बात की गई थी, जो किसकी संयुक्त उद्यम है,
ब्रह्मोस मिसाइल किसकी किसकी किन दो देशों की है? तो यह भारत की है और रसिया की है ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया की कौन सी हो जाएगी? मॉस्कव नदी के नामों को मिला करके ब्रह्मोस नाम दिया गया है। किसकी है यह? रशिया और इंडिया, इन दोनों की मिला करके उस मिसाइल का क्या नाम है? ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल। और इसके रिगार्डिंग यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंट में फिलीपींस ने क्या किया है, जो उसका समझौता उसने किया था भारत के साथ इन जनवरी 2022 में, कि वह क्या करेगा, करीब करीब $375 मिलियन अप्रोक्स, अगर इन रुपीस बोला जाए तो 2900 समथिंग 66 करोड़ रुपए का ये एग्रीमेंट किया गया था, जिसकी पहली खेप जो है अभी भेजी की गई है। और इसी ब्रह्मोस को लेकर के, चूंकि फिलीपींस ने मंगवाया, फिलीपींस है कहाँ? तो वो चीन, और अगर आप देखेंगे दक्षिणी चीन सागर, तो इसके पास में एक छोटा सा देश है। तो चीन को क्या हो रही है, इससे तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके पास ऐसी कोई कंट्री स्थापित हो जो कि उससे भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली हो जाए, है ना? वो कभी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहता है। तो इसके लिए क्या किया गया है, ये इसका एक विरोध भी कर रहा है। तो रशिया के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के एग्जाम में हमेशा एग्जाम में पूछता भी है, जिसकी मारक क्षमता जो है, जो अभी फिलीपींस लेकर के गया भी है, उसकी मारक क्षमता करीब 290 किलोमीटर है। कितनी है? करीब 290 किलोमीटर, ये इसकी मारक क्षमता है। देखेंगे आप क्वेश्चन में कभी भी क्या करता है ना, कि एक क्वेश्चन में उसके 3-4 सब क्वेश्चंस दिए होते हैं, वहां पे ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक रेप पीड़िता को 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है। जनरली हमारे अगर उसमें देखा जाए, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें जो है मेंशन नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड होने के कारण, चलिए इस इंफॉर्मेशन को फिर से मैं ऐड करवा दूंगी। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है ना, जिसके तहत कोई भी विवाहित महिला हो या एडल्ट महिला होती है, तो उनको कितना है, 24 वीक्स तक का आप क्या कर सकते हैं, जो है गर्भ गिराने की इजाजत है। कितने? 24 वीक्स की, ये ध्यान रखिएगा। किसके तहत? तो यह MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो कि 1971 में किसको वैलिड कर दिया गया था, इसको वैध माना गया था। तो उसके तहत क्या है, 24 सप्ताह को मान्य माना गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रेप पीड़िता की, इस रेप पीड़िता की एज कितनी है, एक नाबालिग है, 14 ईयर्स की गर्ल, 14 ईयर्स, यह एक बलात्कार पीड़िता है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को अपने डिसीजंस के, कहते हैं ना कि न्यायिक पुनरावलोकन करना पड़ा। तो सिचुएशन जो केस आया वो यही आया कि इसने इसके तहत क्या किया है, 14 ईयर्स को जो गर्ल्स है उसको 30 हफ्ते का गर्भ गिराने का इजाजत दिया है। तो यह आपके यह जो पॉइंट है, हालांकि इस एक्ट के तहत जो आपका MTP एक्ट है, इससे मेंस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और प्री में पूछा जा सकता है कि यह एक्ट कब वैलिड हुआ था। तो इन 1971 में यह एक्ट जो है वैलिड किया गया था, इसको वैध माना गया था, जिसके तहत 24 वीक्स ही अलाउड है। उसके लिए ये भी नहीं है कि अंडर एज एवब, मतलब 18 ईयर्स एवब होना चाहिए, प्लस अगर मैरिड है तो उन सभी के लिए 24 वीक्स ही मान्य किया गया है। दूसरा है, इस केस में केवल 30 हफ्ते का जो है इजाजत दिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नईमा खातून 100 से अधिक वर्षों में AMU की पहली महिला VC बनी है। ऐसा नहीं है कि यह AMU की पहली महिला VC बनी है, सिर्फ अंतर यह है कि 100 से अधिक वर्षों में, 100 से अधिक वर्ष इसलिए बोला गया, देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स इसमें क्या क्या है। नाउ AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलिए, अब यहां पे ध्यान क्या रखना है, इसकी जब स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, इन ईयर 1875 में। ये क्वेश्चन आप लोगों के हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन में यहाँ पे क्वेश्चन बनते भी हैं, इसे क्वेश्चन पूछता भी है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इन 1875 किस नाम से इसकी स्थापना किया गया था, इस अलीगढ़ का किस नाम से था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, क्या था यह, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज इस नाम से था ये, ठीक है, जिसे 1920 एक्ट के तहत AMU नाम दे दिया गया। 1920 में इसका नाम AMU हुआ। और उस समय में जो फर्स्ट VC जो महिला बनी थी वो थी बेगम सुल्तान। क्या नाम था फर्स्ट VC जो महिला थी, बेगम सुल्तान।
ये वीसी थी, वाइस चांसलर थी। अब 1920 में स्थापना के बाद सितंबर 2020 में टोटल कितने साल हो गए इसके? इसके टोटल हो गए हैं, इसके टोटल कितने साल हो गए? इसके टोटल 100 ईयर्स हो गए। इन सितंबर 2020 इसके कितने हो गए? टोटल 100 ईयर्स हो गए हैं, 100 साल हो गए। 2020 में ही 100 साल हो गया और अब तो हम लोग 24 में चल रहे हैं। आपने जेएनयू में मुझे कभी देखा था? चलिए ठीक है। नाउ अब बात यहां पर यह आती है 100 ईयर्स को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा कि जो बोला गया है कि इन 100 सालों में, यानी बेगम सुल्तान के बाद जो पहली बार 100 से अधिक वर्षों में जो अब इसकी पहली महिला वीसी बनी है वो बनी है नईमा खातून। ओके, यह बनी है नईमा खातून। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? 5 साल तक यही रहेंगी, 5 साल तक अब यही बनी रहेंगी नईमा खातून, 5 ईयर्स तक। नईमा खातून, ठीक है। नेहा, अनुराधा नाम है, अनुराधा। आप लोग को तो शायद उस पे जो क्लास स्टार्ट होती है उस समय भी आप लोगों ने देखा होगा, वो नाम के साथ ही तो आती है। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक पावलुरु सुब्बाराव को अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार, हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है। तो किसको दिया गया है? सुब्बाराव, पावलुरु सुब्बाराव को। किस क्षेत्र में? अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए, अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए पुरस्कार जो है दिया गया है। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। ओके, आपकी फ्रेंड का भी नाम है, चलिए अच्छी बात है। हाँ, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देख लेते हैं। बस इसमें हेडलाइन ध्यान रखिएगा, कुछ खास इसमें और इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक सुब्बाराव। अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अपने जीवन का जो अमूल्य समय दिया, अपना योगदान दिया, उसी के लिए इनको आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया। तो आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया है? सुब्बाराव को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? अंतरिक्ष विज्ञान में उनके योगदान के लिए। 3-4 पॉइंट्स बस ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हैजा के लिए एक नए मौखिक टीका को WHO द्वारा पूर्व योग्यता प्राप्त किया गया है। देखिए सबसे पहले यह जो टीका है इसका नाम क्या दिया गया है? EV12। ओके, क्या नाम है? यूवीचॉल। ओके, यूवीचॉल इस टीके का नाम है। नाउ सबसे पहले इस टीके का नाम को हम लोग देख लेते हैं क्या है। यूवीचॉल एस इस टीके का नाम है। ओके, नाउ मैन्युफैक्चर्ड बाय किसका होगा? साउथ कोरिया बेस्ड, मैन्युफैक्चर्ड बाय साउथ कोरिया बेस्ड। कौन सी कंपनी है? EU बायोलॉजिक्स, ठीक है, EU बायोलॉजिक्स कंपनी, इसके द्वारा क्या किया गया है? इसका निर्माण किया गया है, मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। दूसरी चीज है, ये एक जो है लार्जेस्ट सप्लायर है, लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ओरल कॉलरा वैक्सीन इन द वर्ल्ड। भी ध्यान रखिएगा किस प्रकार की वैक्सीन है ये, किस प्रकार की है। तो ये देख लीजिए, यह एक यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी है, EU बायोलॉजिक्स के द्वारा इसका जो मैन्युफैक्चरिंग किया गया है और इसका नाम भी है यूवीचॉल एस। ये किस प्रकार की वैक्सीन है? तो यह एक ओरल, यहाँ पे मेंशन है, ओरल कॉलरा वैक्सीन है ना, यानी मौखिक टीका इसको बोला गया है। किसके द्वारा इसको दिया गया है? ये दवा किस काम की है? ये दवा है हैजा के लिए, है हैजा के लिए।
हैजा के लिए दवा है। चलिए हैजा की अगर बात की जाए, जिसको बोला जाता है कॉलेरा, हैजा या कॉलेरा जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअली ये किस प्रकार की है, तो यह एक एक्यूट डायर वॉल HOEAL, ठीक है, डिजीज एंड कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है यह, तो बैक्टीरियम विब्रो, इसके द्वारा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वेरी गुड आफ्टरनून शर्वेश, कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है? बस इसको ध्यान रखिएगा कि हैजा के लिए किस को लाया गया है, यूवी चॉल, एक मौखिक टीका है। यूवी चॉल किस प्रकार का, तो यह एक मौखिक टीका है इसके लिए। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है देख लेते हैं। रतन टाटा को KISS मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है। KISS का मतलब क्या हो गया, कलिंगा इंस्टीट्यूट, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, ठीक है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस किसको दिया है, रतन टाटा को। उनके किसके लिए दिया गया है, तो एक वैश्विक संदर्भ में देखा जाए अगर, तो वैश्विक लेवल पर उनके मानवीय कार्यों के लिए दिया गया है। रतन टाटा देख रहे हैं कितने बुजुर्ग हो चुके हैं, है ना। रतन टाटा को उनके मानवीय कार्यों के लिए दिया गया है। ओके चलिए, और इसकी स्थापना कब की गई थी कलिंगा इंस्टीट्यूट की, 2008 में इसकी स्थापना की गई है, 2008 में। वैश्विक स्तर पर मानवीय कार्य करने के लिए। क्लियर? नेपाल, चलिए ये तो हो चुका है, नेपाल ने की इंद्रधनुष की। कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है और दोनों देश के बीच संबंध होंगे और मजबूत। पहला हिंदी जो का रेडियो का जो प्रसारण किया गया है वो कहाँ किया गया है, कुवैत में। और कुवैत में करीब करीब 10 लाख जो है आपके भारतीय हैं। 10 लाख भारतीय कहाँ पर हैं, कुवैत में। और इसकी राजधानी कहाँ है, कुवैत सिटी। कुवैत सिटी इसकी राजधानी है। बस यहाँ इतना ही हेडलाइन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर्वेश, थैंक यू। पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इस्कॉन और NSDC ने जनजातीय कौशल विकास हेतु सहयोग किया है। क्या बोला गया है, इस्कॉन और किसको किसको बोला गया है, NSDC। NSDC के यहाँ पर लिखा गया है, आप देख भी रहे हैं क्या लिखा हुआ है, नेशनल। NSDC का मतलब हो गया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, NSDC। क्लियर? चलिए, अब यहां पर बात आती है इस्कॉन को लेकर के। इस्कॉन, इस्कॉन क्या है, इस्कॉन का अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो क्या हो जाएगा, इस्कॉन का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसेशन, ठीक है, यानी इस्कॉन। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1966 में इस्कॉन की स्थापना हुई थी। और भक्ति वेदांत स्वामी कौन थे, प्रभुपाद, इनके द्वारा जो है इस्कॉन की स्थापना की गई थी, प्रभुपाद के द्वारा। ओके, एंड NSDC का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, कौशल विकास निगम, NSDC। अब इनके द्वारा क्या बोला जा रहा है, उद्देश्य क्या है कि जो हास्य पर रहने वाले समुदाय हैं, है ना, हास्य पर रहने वाले समुदाय, उनके व्यवसायीकरण को और स्ट्रांग बनाना।
जैसे जो जनजाति है, ये जनजाति जो है वो किस पे रहते हैं, हाश पे रहने वाले समुदाय हैं, तो इनको क्या करना है, व्यावसायिक रूप से और स्ट्रांग बनाना है। तो इसके लिए क्या बोला गया है, इनके कौशल विकास हेतु सहयोग किया गया है। यही है आपका इनके बीच में जो किया गया है, यही ठीक है, व्यावसायिक प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा। हाथ से पे रहने वाले समुदाय को क्या करेंगे, व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है यह प्रदान किया जाएगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण ये प्रदान किया जाएगा, ठीक है, ओके। और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, कहाँ कहाँ किया गया है, यूपी है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, इन एरिया से, इन जिलों से इसकी शुरुआत भी की जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। कैस्पर रूट की बार्सिलोना ओपन, बार्सिलोना यानी हो गया आपका स्पेन, ओके, ओपन विचित एंड राय बकीना के स्टर्टगार्ट, स्टर्टगार्ट का मतलब हो गया जर्मनी, ओके, जर्मनी, क्या हो गया, जर्मनी। चलिए देख लेते हैं यहां पर कैस्पर रूट, ये कहां के हैं, ये नॉर्वे के हैं, नॉर्वे के हैं एंड वर्ल्ड नंबर 6 प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 6। इन्होंने किसको डिफीट किया है, इन्होंने किसको हराया है, ग्रीस के स्टेफोनास और सिपास, इसको इन्होंने हराया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राफेल नडाल, इनके पास सबसे अधिक, स्पेन के कौन है, राफेल नडाल, सबसे अधिक रिकॉर्ड बार्सिलोना खिताब जीतने का वो इन्हीं के नाम पर है। राफेल नडाल पे सबसे अधिक बार्सिलोना खिताब इन्होंने ही जीता है। इसके अलावा राय बकीना, ये कहां के, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने किसको डिफीट किया है, मार्टा पोस्ट युक, कहां के हैं ये, यूक्रेन के, यूक्रेन, ठीक है, एलेना कजाकिस्तान, इसने इसको, एलेना राय बकीना कहां के हैं, तो यह कजाकिस्तान के। नाउ कम टू द नेक्स्ट। स्थिर छवियों को एनिमेटेड वीडियो में परिवर्तित करेगा वासा 1AI ऐप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप। जैसे सपोज एक जो छवि आप देख रहे हैं, एक चित्र देख रहे हैं, इसमें अब क्या दिखाया जाएगा एनिमेशन के थ्रू, कि गाना गाते हुए, मतलब कुछ ऑडियो टाइप की भी जो है एनिमेटेड कर दी जाएगी। भले आप गाना नहीं गा रहे हो, लेकिन आपकी प्लेन पिक्चर को इस तरह से एनिमेट कर दिया जाएगा कि आप गाना भी गा रहे हैं। तो ये एक नया किसका है, यह वाशा, यह है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट, ओके। तो स्थिर छवियों को, यानी जो ऐसे छवि है, पिक्चर है, बिल्कुल साइलेंट में, कहीं कोई गाने की आवाज कुछ नहीं है, को एनिमेशन के द्वारा वीडियो में परिवर्तित यानी बदल दिया जाएगा। जैसे कोई गाना गुनगुना रहा हो, कोई गा रहा हो, इस प्रकार की एनिमेशन कर दी जा सकती है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। 2023 में वैश्विक, चलिए ये तो हो चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। अजित कुमार के धनलक्ष्मी बैंक के क्या बनाया गया है, इनको एमडी और सीए बनाया गया है। धनलक्ष्मी बैंक एक आपकी प्राइवेट बैंक है, जिसकी कहां पर है हेड ऑफिस, केरल के त्रिशूर में। सेकंड पॉइंट है, ब्राजील में टाइगर कैट की एक नई प्रजाति खोजी गई और इसका नाम दिया गया है क्लाउडेड टाइगर कैट। इस प्रजाति का नाम दिया गया, कहां पाया गया है, ब्राजील में। इस पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, थर्ड वाले को। नेक्स्ट है, इंटेल ने संतोष विश्वनाथन को क्या बनाया है, भारत क्षेत्र का जो है एक प्रमुख बनाया है। इंटेल एक किस प्रकार की कंपनी है, तो यह एक कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी है, अमेरिका की है। इसकी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए भारत का शुद्ध जो प्रत्यक्ष कर संग्रह है 17.7% बढ़कर कितना हो गया है, 19.58 लाख करोड़ रुपए यह हो गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा और यह आपका क्या आ जाएगा फाइनेंशियल में, यह आपका हो जाएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है जो आपकी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है, जल दिवस 22 मार्च को, जैव विविधता दिवस 22 मई को और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को नई दिल्ली में, और नई दिल्ली के कहा, भारत मंडपम में 2550वां महावीर जो है निर्माण का उन्होंने उद्घाटन किया है। 2550वां, इस क्रम को ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास कहां पर किया, पूर्वी तट पर किया है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दे दिया गया।
IRDI यानी इरडा ने, है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, इसने क्या किया है, बीमा पॉलिसी जो खरीदने वाले व्यक्ति हैं उनकी आयु की सीमा को समाप्त कर दिया, यानी 65 ईयर्स को इसने समाप्त कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत का बाहरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 39% घट कर कितना हो गया, 28 बिलियन हो गया है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। फर्स्ट टाइम इसे 2006 में मनाया गया था। फाइनेंशियल ईयर 24 में 58 मिलियन टन कोकिंग कोयला का आयात किया गया, जो 10 वर्षों में सबसे अधिक मात्रा में है। एंड द लास्ट वन, नलिन प्रभात को एनएसजी प्रमुख जो है नियुक्त किया गया, नलिन प्रभात को। मौलाना क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। अंतर्राष्ट्रीय जेवरा दिवस 31 जनवरी, यह इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक और कुलपति सतनाम सिंह संधू को क्या बनाया गया है, राज्यसभा का मेंबर मनोनीत किया गया है। श्रीहरिकोटा से एडवांस मौसम सैटेलाइट, क्या नाम है, मौसम सैटेलाइट है इनसेट 3DS, यह इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च किया है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। 37वां सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, इन्होंने भारत अमेरिका वाणिज्य मंडल के सम्मेलन में भाग लिया, नई दिल्ली। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित भारत पर्व कहां किया गया, यह भी नई दिल्ली में किया गया। इसके अलावा यूपी का एक नया डीजीपी किसको बनाया गया है, तो प्रशांत कुमार को, बस केवल यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है और कहीं के लिए नहीं, इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। खेलो इंडिया गेम्स 24 में कौन सा राज्य कुल 127 पदक के साथ शीर्ष पर रहा है, तो महाराष्ट्र रहा है। नेक्स्ट है, किसको तीसरी बार एसीसी का अध्यक्ष बनाया गया, जय शाह। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को उनके उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। चलिए, तो ये हो गई आज की क्लास के आप लोगों के महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। लाइव क्लास भी होती हूँ, है ना। कल मॉर्निंग में फिर हम लोग मिलते हैं, मॉर्निंग में तो नहीं, आफ्टरनून 12 बजे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे। वेलकम हर्ष, वेलकम। वेलकम ममता।